नमस्कार। भारत का टैक्स सिस्टम कभी कभी एक भूल भुलैया जैसा लगता है ना। तो चलिए आज इस उलझे हुए रास्ते को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। एक केस सोचिए जरा। फाइल होता है 2009 में और उसका फैसला कब आता है? 2026 में। मतलब पूरे 17 साल लग गए। ये सिर्फ दो तारीखें नहीं हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारा सिस्टम कभी कभी कितना कितना ज्यादा पेचीदा हो सकता है। तो ये देखिए पूरा सफर। 2009 में याचिका दायर हुई, 2025 में केस रिजर्व हुआ और फैसला आया 2026 में। मतलब एक टैक्स से जुड़े मामले को सुलझाने में 17 साल लग गए। ये दिखाता है कि सिस्टम पर बोझ कितना ज्यादा है। और देखिए, ये कोई एक अकेला मामला नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि भारत का ये टैक्स का जाल आखिर है कितना उलझा हुआ। ये देखिए, सिर्फ फरवरी महीने की कुछ ड्यू डेट्स पर एक नजर डालते हैं। 7 तारीख को TDS/TCS, 11 को GSTR1, 15 को PF और ESI, 20 को GSTR3B। लिस्ट चलती ही जाती है। मतलब हर कुछ दिन में एक नई डेडलाइन। इससे साफ पता चलता है कि टैक्स भरने वालों पर हर महीने कितना प्रेशर होता है। अच्छा, अब एक खास टॉपिक पर आते हैं जहां चीजें थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। वो है नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट करना। और हाँ, यहाँ एक छोटी सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। तो सवाल ये उठता है कि नॉन रेजिडेंट्स को जो पेमेंट की जाती है उस पर TDS काटना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। सरकार ये पक्का करना चाहती है कि भारत में कमाई गई इनकम पर टैक्स वसूला जाए, इससे पहले कि वो पैसा देश के बाहर चला जाए। तो इसके लिए है सेक्शन 195 के गोल्डन रूल्स। पहला, ये नॉन रेजिडेंट्स और फॉरेन कंपनियों पर लागू होता है। दूसरा, इसमें पेमेंट की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, मतलब हर पेमेंट पर TDS कटेगा। तीसरा, TDS का रेट या तो एक्ट के हिसाब से होगा या टैक्स ट्रीटी के हिसाब से, जो भी कम हो। और सबसे जरूरी बात, पैन जरूर ले लें, वरना टैक्स रेट बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये नॉन रेजिडेंट आखिर है कौन? चलिए पता करते हैं। तो देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कोई व्यक्ति रेजिडेंट कब माना जाता है, इसके लिए 2 कंडीशंस है। या तो वो एक साल में कम से कम 182 दिन इंडिया में रहा हो, या फिर उस साल में 60 दिन और पिछले 4 सालों में मिलाकर 365 दिन भारत में रहा हो। अब जो भी व्यक्ति इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता, उसे हम नॉन रेजिडेंट कहते हैं। सिंपल। अगला सवाल, तो ये टैक्स काटने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? तो ये जिम्मेदारी है पेमेंट करने वाले की। मतलब जो भी नॉन रेजिडेंट को पैसे दे रहा है, उसे ही TDS काटना होगा। इसमें सब आ जाते हैं, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, HUF हो, फर्म, कंपनी या फिर कोई सरकारी एजेंसी। और ये जो TDS रेट्स हैं, ये कोई कम नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम है, जैसे ब्याज या डिविडेंड, तो 20%। रॉयल्टी या टेक्निकल सर्विस फीस पर भी 20%। और अगर लॉटरी, गेम्स या ऑनलाइन गेमिंग से कुछ जीता है तो सीधा सीधा 30%। बाकी किसी भी इनकम पर भी 30% ही कटता है। तो पूरा प्रोसेस क्या है? ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले टैन नंबर लेना होता है, फिर पेमेंट के टाइम TDS काटना है, कटे हुए टैक्स को चालान 281 के जरिए जमा करना है। इसके बाद हर तिमाही में फॉर्म 27Q में रिटर्न फाइल करना है और आखिर में फॉर्म 16A में TDS सर्टिफिकेट इशू करना है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसमें 2 बहुत ही जरूरी फॉर्म और आते हैं। जब भी पैसा देश से बाहर भेजा जाता है तो फॉर्म 15CA और 15CB फाइल करना कंपलसरी होता है। और अगर ये फॉर्म्स फाइल नहीं किए या गलत फाइल कर दिए तो पेनाल्टी कितनी है? पूरे 1 लाख रुपए। जी हाँ, 1 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना सीरियस मामला है। और बात सिर्फ पेनल्टी की नहीं है। अगर आप ये नियम फॉलो नहीं करते तो और भी मुश्किलें हैं, जैसे जिस खर्चे पर TDS नहीं काटा उसे बिजनेस एक्सपेंस ही नहीं माना जाएगा। ऊपर से 1.5% हर महीने के हिसाब से ब्याज लगेगा। पेनल्टी TDS अमाउंट के बराबर तक हो सकती है। और तो और हो सकता है बैंक आपका पेमेंट प्रोसेस करने से ही मना कर दे। तो ये तो हुई आज की बात, जो काफी उलझी हुई है। पर अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं, क्योंकि 2026 में भारत की टैक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। होने ये वाला है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 से चला आ रहा है, वो अब खत्म होने वाला है।
और 1 अप्रैल 2026 से उसकी जगह एक बिल्कुल नया कानून आएगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025। और सबसे बड़े बदलावों में से एक है कैलेंडर को सिंपल बनाना। अभी तक हम प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के चक्कर में उलझे रहते थे ना, है ना? अब ये सब खत्म। नए कानून में सिर्फ एक ही टर्म होगा, टैक्स ईयर। मतलब जिस साल इनकम कमाई उसी साल उस पर टैक्स लगेगा। कितना सीधा और सरल। सिर्फ यही नहीं, पूरे कानून का स्ट्रक्चर ही बदला जा रहा है। पुराने एक्ट में 800 से भी ज्यादा सेक्शन थे, भाषा बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। अब जो नया एक्ट आ रहा है उसमें करीब 536 सेक्शंस होंगे और कोशिश की गई है कि भाषा को आसान रखा जाए और क्लैरिटी के लिए टेबल्स का इस्तेमाल किया जाए। तो ठीक है, ये सब तो हो रहा है, पर इसका हमारे लिए मतलब क्या है? आज हमें क्या करना चाहिए और आने वाले कल के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए? चलिए इसी पर बात करते हैं। तो देखिए, फिलहाल हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। नई रेजीम जो अब डिफ़ॉल्ट है, इसमें रिबेट मिलाकर 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 7,500 का है। वहीं पुरानी रेजीम में टैक्स फ्री इनकम तो सिर्फ 2.5 लाख है, लेकिन ATC, ATD, होम लोन जैसे सारे बड़े डिडक्शन मिलते हैं। तो फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा कि किसके लिए क्या बेहतर है। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से क्या बातें सामने आती हैं? पहली, भारत का टैक्स सिस्टम अभी वाकई में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसे आसान बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी, अगर नॉन रेजिडेंट्स को कोई पेमेंट कर रहे हैं तो सेक्शन 195 के TDS नियमों को बहुत सख्ती से फॉलो करें, वरना पेनल्टी बहुत भारी है। और तीसरी, नया 2025 का एक्ट टैक्स ईयर जैसा कॉन्सेप्ट लाएगा और चीज़ों को साफ करने की कोशिश करेगा। तो बेहतर यही है कि हम आज के नियमों को समझें और आने वाले बदलावों के लिए भी तैयार रहें। लेकिन आखिर में एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या 536 सेक्शन वाला एक नया कानून सच में चीज़ों को आसान बना पाएगा, या फिर ये इस टैक्स की भूल भुलैया का बस एक नया और शायद और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होगा? खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा।